NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। यदि आप अपनी कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा जो पुनः आंकड़े ही हैं। तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। 4.1 आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नव्या बोलती है, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। नरेश बोलता है, मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। नव्या बोलती है, मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। नरेश बोलता है, मैं निश्चित नहीं हूँ। हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। नव्या एक सूची दर्शा रही है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों के नाम और उनका पसंदीदा खेल दिया गया है। जैसे मेहनूर कबड्डी, जुबिमोन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद सतोलिया या पिट्ठू, अंकिता कबड्डी, इमोन हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहाना हॉकी, आरना बैडमिंटन, कोमपाल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट। इसी प्रकार यहाँ और बच्चों के नाम और उनका पसंदीदा खेल दिया गया है। वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है, मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं। अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। कुछ अन्य बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस तालिका में आप देख सकते हैं बच्चों के नाम और खेलों की संख्या ज़्यादा है। इसी कारण आपको एक तालिका बनानी होगी जिसमें खेलों के नाम और कितनी बार वो खेल आए हैं इसका पता लगाया जा सके।
और जो खेल बार बार आए होंगे वह खेल सबसे पसंदीदा खेल होगा। आइए पता लगाएं। एक, नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? दो, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तीन, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। चार, परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है उनके सम्मुख सही का निशान लगाइए तथा जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। ए, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? बी, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? सी, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? डी, भारत की राजधानी क्या है? आपने ध्यान दिया होगा। सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो के लिए आपको आंकड़े संग्रहित करने होंगे। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? इसमें आंकड़ों का संग्रहण की आवश्यकता नहीं है। उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसके लिए हमें आंकड़े संग्रहित करने होंगे। भारत की राजधानी क्या है, इसके लिए हमें आंकड़े संग्रहित नहीं करने होंगे। पहले प्रश्न में पूछा गया है लोकप्रिय खेल का पता इस सारणी से कैसे लगाया जा सकता है। इसके लिए आप खेलों के नाम लिखेंगे। जैसे देख सकते हैं कबड्डी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार। कबड्डी 6 बार। इसी प्रकार हॉकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हॉकी 8 बार। इसी प्रकार क्रिकेट गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। गिनते हैं सतोलिया या पिट्ठू 1, 2, 3, 4, 5 बार। इसी प्रकार बैडमिंटन 1, 2 बार। फुटबॉल 1, 2, 3, 4 बार। आप देख सकते हैं हॉकी खेलने वालों की संख्या ज़्यादा है, यानी हॉकी सबसे लोकप्रिय खेल है।
श्री नीलेश एक अध्यापक हैं। उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह टैली मार्क, जिसे खड़ी पाई से दिखाया जा रहा है, लगाया और जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछली 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर इस प्रकार के रूप में अंकित किया। मिठाई, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। जलेबी देख सकते हैं 5 और 1 6। गुलाब जामुन 5 और 4 9। गुजिया 5 और 5 10 और 3 13। बर्फी 3। रसगुल्ला 5 और 2 7। आइए पता लगाएं। 1। मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। ए। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? देख सकते हैं 6। बी। बर्फी को रिक्त स्थान विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। देख सकते हैं 3। सी। गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? देख सकते हैं 13। डी। रसगुल्ले को रिक्त स्थान विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। जवाब है 7। रसगुल्ले को 7 विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। ई। कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? देख सकते हैं 9। श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार मिठाइयाँ खरीदकर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। 2। क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? आंकड़ों को संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संख्याएं 6, 9 डैश 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 चुनी गई मिठाइयों जलेबी, गुलाब जामुन डैश 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 की क्रमशः बारंबारताएं फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ सारणी में देख सकते हैं यह फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को दर्शाता है। 6 है जलेबी की बारंबारता, गुलाब जामुन की बारंबारता 9 है, गुजिया की बारंबारता 13 है, बर्फी की बारंबारता 3 है, रसगुल्ले की बारंबारता 7 है। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा, कुछ ऐसे। फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूतों के साइज को आरोही असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया, कुछ ऐसे। देख सकते हैं 3 3 बार
4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बार। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 10 बार। 6 4 बार। 7 1 बार। आइए पता लगाएं। 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में श्रुति संध्या की सहायता कीजिए। ए, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज रिक्त स्थान है। आप इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक सारणी बनाएंगे कुछ ऐसे। जूतों का साइज, मिलान चिन्ह, और संख्या। जूते का साइज 3, मिलान चिन्ह में 3 लकीरें खींचेंगे कुछ ऐसे, यानी संख्या भी है 3। जूते का साइज 4, हमने गिना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5 और 4 9। इसी प्रकार जूते का साइज 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार 5, यानी 5 और 5 10। इसी प्रकार जूते का साइज 6, 4 बार, और जूते का साइज 7, सिर्फ 1 बार। कक्षा में जूते का अधिकतम साइज 7 है। बी, कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज 3 है। सी, रिक्त स्थान विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं, यानी 10। 10 विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। डी, रिक्त स्थान विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं, यानी 4 से बड़े, यानी हो सकता है 5 या 6 या 7। 5 के जूते का साइज पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। 6 के साइज वाले बच्चों की संख्या 4 है, और 7 के साइज के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या 1 है। सबको जोड़ेंगे, यानी 10 और 4 14 और 1 15, यानी 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। 4 से बड़े साइज यानी हो सकता है साइज 5, साइज 6 या साइज 7। 2, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्न का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई? 3, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं? 4, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। पेड़, पेड़ों की संख्या, पीपल, उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। नीम, यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। इसी प्रकार आप आम का पेड़ या कोई अन्य पेड़ का नाम और उसकी संख्या इधर लिख सकते हैं। ए,
कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला? बी, कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला? सी, क्या ऐसे दो पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थी? 5, एक कोरा कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएं गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अक्षर सी, ई, आई, आर, एक्स। स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अन्य अक्षर। छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या। ए, सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर रिक्त स्थान है। बी, सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर रिक्त स्थान है। सी, इन पांचों अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है? लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्रम सी, ई, आई, आर और एक्स प्राप्त होने की संभावना है। आपके विचार से ऐसा क्यों है? डी, वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। ई, अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। एफ, यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे? अध्यापक टिप्पणी। विद्यार्थियों को आंकड़ों को संग्रहित और संगठित करने के और अधिक अवसर प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों से यह अनुमान लगाने के लिए कहिए कि उनकी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रंग, खेल, खिलौना, विद्यालयी विषय इत्यादि कौन सा है। इसके साथ ही इस विषय में आंकड़े एकत्रित संग्रहित करना एक ऐसा आनंददायक क्रियाकलाप हो सकता है जिससे वे अपने कक्षा सहपाठियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चर्चा कीजिए कि वे आंकड़ों को किस प्रकार विभिन्न विद्यार्थियों से एकत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक विधि के लाभ और सीमाएं हैं। आइए इन सभी कार्यों का पता लगाएं एवं विद्यार्थियों के साथ इन कार्यों की चर्चा करें। इसके साथ ही उन्हें इन कार्यों को समझने दें। इसके पश्चात विद्यार्थियों को योजना बनाने दीजिए तथा कक्षा के सम्मुख अपनी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने दीजिए। 4.2 चित्रालेख। चित्रालेख पिक्टोग्राफ बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में इस तरह के चित्र देखे होंगे। यात्रा के साधन, निजी कार, सार्वजनिक बस, विद्यालयी बस, साइकिल, पैदल। विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ यह चित्र एक विद्यार्थी को दर्शाता है, यानी 1, 2, 3, 4। 4 ऐसी आकृतियाँ यानी 4 विद्यार्थी, यानी निजी कार से जाने वाले 4 विद्यार्थी। इसी प्रकार यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 5 आकृति यानी 5 विद्यार्थी। सार्वजनिक बस से जाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या है 5। इसी प्रकार आप इन आकृतियों को गिन सकते हैं।
और पता लगा सकते हैं कि कौन सी यात्रा के साधन से कितने विद्यार्थी यात्रा कर रहे हैं। यह चित्र आपको विद्यार्थियों द्वारा यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों को एक ही दृष्टि में समझने में सहायता करेगा। इस चित्र के आधार पर अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? आप चित्रालेख को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे अधिक प्रयोग होने वाला यात्रा का साधन है विद्यालयी बस और सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला यात्रा का साधन है साइकिल। चित्रालेख आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। दिए गए चित्रालेख में एक इकाई या प्रतीक सिंबल यह आकृति का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐसे चित्रालेख भी होते हैं जहां एक इकाई या प्रतीक अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण, नंदकिशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम व घंटे सोते हैं प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए। उसने इन आंकड़ों का एक चित्रालेख तैयार किया, कुछ ऐसे। प्रतिक्रिया: बच्चों की संख्या एक त्रिभुज यानी 10 बच्चे। सदैव यानी 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50। सदैव प्रतिक्रिया वाले बच्चे हैं 50। कभी कभी 10, 20, 30। कभी नहीं 10, 20, 30, 40। उपरोक्त चित्रालेख के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? देख सकते हैं प्रश्न में सदैव लिखा है। सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या है 50। 2. कितने विद्यार्थी कभी कभी ही रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? देख सकते हैं कभी कभी ही रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या है 30। 3. कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं? स्पष्ट कीजिए कि आपने किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया। हल: 1. सारणी में सदैव के सम्मुख 5 चित्र हैं। प्रत्येक चित्र 10 बच्चे को दर्शाता है, अतः 5 चित्र प्रदर्शित करते हैं 5 गुणे 10 यानी 50 बच्चे। 2. कभी कभी के सम्मुख 2 पूर्ण चित्र त्रिभुज 2 गुणे 10 यानी 20 और एक आधा चित्र यानी आधा त्रिभुज 10 का आधा 5 है, अतः केवल कभी कभी न्यूनतम 9 घंटे सोने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 धन 5 25 है। माफ कीजिएगा, यहाँ 30 ना होकर 25 होगा। इन दोनों के लिए 20 और इस आधे त्रिभुज के लिए 5 यानी 25, यानी दूसरे का जवाब होगा 25। 3. कभी नहीं के सम्मुख 4 पूर्ण चित्र हैं, अतः 4 गुणे 10 बराबर 40 विद्यार्थी कभी भी चित्र में न्यूनतम 9 घंटे नहीं सोते हैं, अर्थात वे सदैव 9 घंटे से कम सोते हैं। एक चित्रालेख खींचना। एक दिन लखनपाल ने इन आंकड़ों को संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कक्षा
1 2 3 4 5 6 7 8। विद्यार्थियों की संख्या 3 5 4 2 0 1 5 7। ये सभी विद्यार्थी अनुपस्थित थे। उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक चित्रालेख बनाया और उसमें एक विद्यार्थी को एक मुखौटे की आकृति से दर्शाने का निर्णय लिया। यह आकृति एक विद्यार्थी को दर्शाती है। कक्षा अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 1 1 2 3 यानी 3 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 2 1 2 3 4 5 5 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 3 1 2 3 4 यानी 4 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 4 2 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 5 सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं यानी 0 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 6 1 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 7 1 2 3 4 5 5 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 8 1 2 3 4 5 6 7 7 विद्यार्थी अनुपस्थित। इसी समय उसके मित्रों जरीना और संगीता ने उन विद्यार्थियों के आंकड़े संग्रहित किए जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थियों की संख्या यानी उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 30 35 20 25 30 25 30 20। यदि वे इन आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब भी एक प्रतीक का प्रयोग करेंगे जैसा कि लखनपाल ने किया था? यदि हाँ तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? अगर आपने चित्रालेख बनाने का प्रयास किया होगा तो देखा होगा उसे बनाना कठिन है क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। जरीना ने इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि वहाँ अनेक विद्यार्थी हैं इसलिए उसने एक मुंह की आकृति को 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने इसकी आकृति बनाई जिससे समय और स्थान दोनों की बचत हुई। देख सकते हैं एक मुंह की आकृति बराबर 5 विद्यार्थी। यहाँ कक्षा, यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 1 में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 मुंह की आकृति यानी 6 गुणे 5 बराबर 30 विद्यार्थी। कक्षा 2 में 1 2 3 4 5 6 7 7 मुंह की आकृति और एक मुंह की आकृति दर्शाती है 5 विद्यार्थियों को। इसीलिए कक्षा 2 में हो जाएंगे 35 विद्यार्थी जो कि उपस्थित हैं। कक्षा 3 में 1 2 3 4 4 गुणे 5 यानी 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। कक्षा 4 में 1 2 3 4 5 यानी 5 गुणे 5 बराबर 25 विद्यार्थी उपस्थित हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 5 6 7 8 के लिए भी कर सकते हैं। संगीता ने एक मुंह की आकृति से 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। इसलिए उसे चित्रलेख में 25 विद्यार्थियों और 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या हुई। तब उसने सोचा कि वह 5 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए आधे मुंह की आकृति
का उपयोग कर सकती है। एक पूरे मुंह की आकृति बराबर 10 विद्यार्थी। देख सकते हैं यहाँ लिखा है कक्षा, यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 1 में 10, 20, 30। कक्षा 2 में 10, 20, 30 और 5, 35। कक्षा 3 में 10, 20। कक्षा 4 में 10, 20 और 5, 25। इसी प्रकार आप कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए भी कर सकते हैं। यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रालेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं? चित्रालेख आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय और सुझावित विधि है। ये आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। चित्रालेख प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। दिए गए उदाहरणों में मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन के सबसे आम साधनों, अनुपस्थित छात्रों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएं। चित्रालेखों को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारता और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, हॉकी आदि। चित्रालेख में वर्गों को क्षैतिज अक्ष अथवा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए उस वर्ग की बारंबारता के अनुसार निर्दिष्ट स्तंभों या पंक्तियों में सरल चित्र और प्रतीक बनाए जाते हैं। एक पैमाना या कुंजी, उदाहरण के लिए एक मुंह की आकृति, एक विद्यार्थी अथवा एक मुंह की आकृति 5 विद्यार्थी को यह दर्शाने के लिए जोड़ते हैं कि प्रत्येक चिन्ह या चित्र क्या प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चिन्ह या चित्र एक या अधिक इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। एक ऐसा चित्रालेख को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक है या उसकी बारंबारता पैमाने के ठीक गुणज न हो। आइए पता लगाएं। एक दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। पुस्तकों की संख्या, एक पुस्तक की आकृति बराबर एक पुस्तक। सोमवार को ऋण ली गई पुस्तकें 1, 2, 3, 4, 5। मंगलवार को 1, 2, 3, 4। बुधवार को 1, 2। बृहस्पतिवार को कोई भी पुस्तकें ऋण नहीं ली गई हैं। शुक्रवार को 1, 2, 3, 4, 5। शनिवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? बी सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गईं? सी किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? इसका संभव कारण क्या हो सकता है? सबसे कम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई बृहस्पतिवार को, सबसे ज़्यादा संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई शनिवार को, और इसका कारण हो सकता है शनिवार के बाद एक दिन का अवकाश रविवार। और पूरे सप्ताह में जो पुस्तकें ऋण ली गई वो उनकी संख्या है 5 और 4 9, 9 और 2 11,
11 और 5 16, 16 और 8 24। 2 मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं नीचे दी हुई हैं। दुकानदार चमन, बेची गई पतंगों की संख्या 250। रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनमबेन 700। एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रतीक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे? बी किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी? सी जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी? डी रुखसाना कहती है कि पूनमबेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दोगुने से अधिक पतंगे खरीदी। क्या वह सही है? क्यों? 4.3 दंड आलेख। क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं? चित्रालेखों की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसे सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता कर सकते हैं। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है तब उन्हें चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी-कभी कठिन भी हो जाता है। आइए देखें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। शीर्षक है लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है। IUCN रेड लिस्ट में पशु प्रजातियों की संख्या वर्ग के अनुसार नीले रंग से दिखाया गया है स्तनधारियों को, भूरे रंग से सरीसृप को, बैंगनी रंग से पक्षियों को, हरे रंग से कीड़ों को, पीले रंग से उभयचर को, नारंगी रंग से मोलस्क जैसे घोंगे और आसमानी रंग से मछली को और स्लेटी कलर से दिखाया गया है अन्य जीवों को। अन्य अकशेरुकी रीढ़ विहीन जानवर जैसे क्रस्टेशियन, कोरल और एराकिड्स, मकड़ी, बिच्छू। प्रारंभिक स्रोत IUCN रेड लिस्ट। स्रोत आप इस वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे वर्ष लिखा है 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 और विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की संख्याएं यहाँ दी गई हैं। 5000 इस रेखा से, 10,000 इस रेखा से, 15,000 इस रेखा से और 20,000 इस रेखा द्वारा। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यार्थियों की संख्या 3, 5, 4, 2, 0, 1, 5, 7। उसने इन्हीं आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है। 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी। 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, कुछ ऐसे।
प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या। कक्षा विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 1 में 3 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 2 में 5 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 3 में 4 विद्यार्थी अनुपस्थित। इसी प्रकार कक्षा 4 में 2 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 5 में 0 विद्यार्थी अनुपस्थित, यानी सभी की उपस्थिति दर्ज की गई है। कक्षा 6 1 विद्यार्थी अनुपस्थित। कक्षा 7, कक्षा 8 को दंड आलेख द्वारा देखने का प्रयास करें कि उसमें कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अध्यापक टिप्पणी। यदि विद्यार्थियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो उन्हें समदूरस्थ क्षैतिज रेखाओं के बारे में बताइए। स्पष्ट कीजिए कि बाईं ओर क्रमागत संख्याओं के प्रत्येक युग्म के बीच में समान रिक्त स्थान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। 1. कक्षा 2 में उस दिन रिक्त स्थान विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 2. किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 3. उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। कक्षा 2 में 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित हैं वह है कक्षा 8, जिसमें 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। और कक्षा 5 में पूर्ण उपस्थिति दर्ज की गई है। दंड आलेखों को बनाते समय समान चौड़ाई के दंड जिनके बीच दूरी समान हो क्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींचे जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक दंड की लंबाई या ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाती है। जैसा कि हमने चित्रालेखों में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना स्केल या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त रोड के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़े पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है। वाहनों की संख्या एक इकाई यहाँ से यहाँ तक 100 वाहनों को दर्शा रही है। यानी समय अंतराल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच गुजरने वाले वाहन हैं 150। इसी प्रकार सुबह 7 से 8 बजे के बीच गुजरने वाले वाहनों की संख्या है 1200। 8 से 9 गुजरने वाले वाहनों की संख्या है 1000। इसी प्रकार समय अंतराल 9 से 10 के बीच गुजरने वाले वाहनों की संख्या है 800। इसी प्रकार आप समय अंतराल 10 से 11 और 11 से 12 के बीच गुजरने वाले वाहनों की संख्या ज्ञात करें। हम देख सकते हैं कि इस चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल प्रातः 7 से 8 है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 यानी 1200 वाहन गए हैं। दूसरा लंबा दंड प्रातः 8 से 9 के लिए है। इस दौरान इस चौराहे से होकर 1000 वाहन गए हैं। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल प्रातः 6 से 7 है।
इस दौरान केवल लगभग 150 वाहन ही इस चौराहे से होकर गए हैं। दूसरा छोटा दंड समय अंतराल प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे का है, जब चौराहे से 600 वाहन गुजरे हैं। 2 घंटे के अंतराल प्रातः 8 से 10 के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग 1000 धन 800 बराबर 1800 वाहन है, जो इस दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई है। आइए पता लगाएं। 1. प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। 2. आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटे में इतना कम यातायात क्यों रहा। 3. आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा। 4. आपके विचार से प्रातः 8 बजे के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा। इन सभी प्रश्नों का संभावित कारण दफ्तरों और दुकानों का खुलना और लोगों का काम पर जाना हो सकता है। उदाहरण: भारत की जनसंख्या करोड़ों में। यहाँ लिखा है भारत की जनसंख्या करोड़ों में। यहाँ लिखा है वर्ष। देख सकते हैं 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़। 1961 में 44 करोड़। 1971 में 54 करोड़। 1981 में 68 करोड़। 1991 में 84 करोड़। 2001 में 102 करोड़। उपरोक्त दंड आलेख 50 वर्षों के अंतराल में प्रत्येक दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। प्रदर्शित की गई संख्याएं करोड़ों में हैं। यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए एक इकाई लेनी पड़े, तब दंड बनाना संभव नहीं है। अतः हमने एक इकाई का पैमाना 10 करोड़ लिया है। यह दंड आरेख उक्त चित्र में प्रदर्शित है। अतः 5 इकाई का दंड 50 करोड़ तथा 8 इकाई का दंड 80 करोड़ प्रदर्शित करता है। इस दंड आरेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। 4.4 दंड आलेख खींचना। पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयों के लिए एक बारंबारता सारणी तैयार की थी। आइए इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख तैयार करें। 1. सर्वप्रथम हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा के अनुदिश हम प्रत्येक मिठाई का नाम लिखेंगे तथा रखेंगे जिन पर दंड उनकी संगत बारंबारताओं के अनुसार खींचे जाएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली बारंबारताएं लिखेंगे। मिठाई जलेबी विद्यार्थियों की संख्या 6, गुलाब जामुन 9, गुजिया 13, बर्फी 3, रसगुल्ला 7। 2. हमें एक पैमाना अवश्य चुनना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि एक दंड की एक इकाई लंबाई से कितने विद्यार्थी दर्शाए जाएं, ताकि आलेख हमारे कागज पर अच्छे प्रकार से खींचा जा सके। यहाँ हम एक इकाई लंबाई द्वारा
एक विद्यार्थी को दर्शाएंगे। 3. जलेबी के लिए हम 6 इकाई की ऊंचाई, जो मिठाई जलेबी की बारंबारता है, का एक दंड खींचेंगे। इसी प्रकार अन्य मिठाइयों के लिए भी हम उन्हीं ऊंचाइयों का दंड खींचेंगे जितनी उनकी बारंबारताएं हैं। 4. इसी प्रकार हमें नीचे दर्शाए अनुसार दंड आलेख प्राप्त होता है। विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद। मिठाइयाँ, विद्यार्थियों की संख्या। जलेबी, विद्यार्थियों की संख्या 6। गुलाब जामुन, विद्यार्थियों की संख्या 9। गुजिया, विद्यार्थियों की संख्या 13। बर्फी, विद्यार्थियों की संख्या 3। रसगुल्ला, विद्यार्थियों की संख्या 7। जब बारंबारताएं बड़ी होती हैं तो हम एक इकाई लंबाई बराबर एक संख्या बारंबारता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब हमें एक भिन्न पैमाने को चुनने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने चित्रलेखों की स्थिति में किया था। उदाहरण: स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। मैच रन: मैच 1 रन 80, मैच 2 रन 50, मैच 3 रन 10। इसी प्रकार मैच 4 100, मैच 5 90, मैच 6 0, मैच 7 90, मैच 8 50। इस उदाहरण में न्यूनतम स्कोर 0 है तथा अधिकतम स्कोर 100 है। एक इकाई लंबाई बराबर एक रन का पैमाना लेने का अर्थ यह होगा कि हमें एक के कदमों स्टेप्स में 0 से 100 रनों को लेना होगा। यह अनावश्यक रूप से जटिल होगा। आइए इसके स्थान पर हम एक इकाई लंबाई बराबर 10 रन लेते हैं। हम इस पैमाने को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करते हैं तथा प्रत्येक मैच के स्कोर के अनुसार दंडों को खींचते हैं। उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने वाला दंड आलेख हमें अगले पृष्ठ पर प्राप्त होता है। स्मृति द्वारा बनाए गए रन। मैच रन: मैच 1 रन 80, मैच 2 रन 50, मैच 3 रन 10, मैच 4 रन 100। इसी प्रकार आप मैच 5, मैच 6, मैच 7, मैच 8 में रन निकाल सकते हैं। उदाहरण: निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में मासिक व्यय दर्शाती है। मद व्यय रुपए में: मकान किराया 3000 रुपये, भोजन 3400 रुपये, शिक्षा 800 रुपये, बिजली 400 रुपये, परिवहन 600 रुपये, विविध 1200 रुपये। इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने के निम्नलिखित चरण हैं। 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और उनके बीच समान दूरी रखिए। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित कीजिए। समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाइए कि उनके बीच में समान रिक्त स्थान दूरी रहे। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। मान लीजिए कि एक इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये है तथा फिर संगत मानों 200 रुपये, 400 रुपये इत्यादि को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करके लिख दीजिए। अतः विभिन्न मदों के लिए दंडों की ऊंचाइयां नीचे दर्शाए अनुसार परिकलित कीजिए। मकान किराया 3000 भागे 200 बराबर 15 इकाई। भोजन 3400 भागे 200 बराबर 17 इकाई। शिक्षा
800 भागे 200 4 इकाई। बिजली 400 भागे 200 2 इकाई। परिवहन 600 भागे 200 बराबर 3 इकाई। विविध 1200 भागे 200 बराबर 6 इकाई। उपरोक्त चरणों के आधार पर नीचे दिया गया दंड आलेख प्राप्त होगा। मदें व्यय रुपए में। मकान किराया देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इकाई है। 15 इकाई को हमने 3000 भागे 200 करके प्राप्त किया था। इसी प्रकार भोजन 17 इकाई यानी 3400 रुपये। शिक्षा 4 इकाई यानी 800 रुपये। इसी प्रकार बिजली 400 रुपये। परिवहन 600 रुपये। विविध 1200 रुपये। दंड आलेख का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में कीजिए। 1. किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उससे कम व्यय करता है? 2. क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है? 3. क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? आपने ध्यान दिया होगा, परिवार सबसे अधिक भोजन पर खर्च कर रहा है, इसके बाद मकान के किराए पर, सबसे कम बिजली पर। और दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या बिजली का व्यय शिक्षा के व्यय का आधा है? बिजली पर परिवार 400 रुपये और शिक्षा पर 800 रुपये खर्च कर रहा है, यानी बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। जवाब होगा हाँ। क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? भोजन पर किया गया व्यय यानी 3400, इसका 1/4 850 होगा। पूछा जा रहा है, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? आप देख सकते हैं, शिक्षा पर व्यय 800 है, जबकि भोजन पर व्यय का 1/4 850 है। यानी वह कथन सही है जिसमें बोला जा रहा है शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है। इसका भी जवाब होगा हाँ। आइए पता लगाएं। 1. सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। घून 6, झांझा सूंड 10, भृंग झिंगुर 5, तितलियां 3, टिड्डा 2। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। 2. पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए। शहर टिकटों की संख्या: विदिशा 24, जबलपुर 20, सिवानी 16, इंदौर 28, सागर 16। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया।
कुछ ऐसे। देख सकते हैं सागर के लिए दंड मिटा दिया गया है। हो सकता है बाकी शहरों के लिए दंड ऊपर से मिटा दिया गया हो। यहाँ लिखा है शहर, यहाँ लिखा है टिकटों की संख्या। आइए दंड आलेख को सारणी से मिलाते हैं। विदिशा के लिए 24 टिकटें, जबलपुर के लिए 20, सिवानी के लिए 16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए 16 टिकटें बेची गईं। अगर इकाई पे ध्यान दें तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 इकाई 24 टिकटों को दर्शा रही है। तो एक इकाई 4 टिकटों को दर्शाएगी। यहाँ पर 6 गुणे 4 24, यहाँ 5 गुणे 4 बराबर 20, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 इकाई और यहाँ 7। यहाँ देखें 4 इकाई है यानी 4 गुणे 4 16 टिकटें। 28 टिकटों के लिए इकाइयाँ होंगी 7। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिटा दी गई हैं। इस दंड को कुछ यहाँ तक जाना चाहिए था। सागर के लिए 16 टिकटें यानी 16 भगे 4। 16 में 4 से भाग देने पर आएगा 4 यानी 4 इकाई। 24 6 इकाई, 20 5 इकाई, 16 4 इकाई, 28 7 इकाई, 16 4 इकाई। ए दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। बी दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। सी विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। इस आलेख के लिए पैमाना स्केल क्या है? डी सागर के लिए सही दंड खींचिए। ई स्केल पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। एफ क्या आलेख में सिवानी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं? यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। तीन चीनों ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, कार कार, साइकिल ऑटो, साइकिल, स्कूटर, कार कार, ऑटो, स्कूटर ऑटो, स्कूटर, इसी प्रकार आगे भी। ए दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता विवरण सारणी तैयार कीजिए। बी परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? सी
यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहाँ होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते? संबंधित चरणों या प्रक्रिया को लिखिए। आपको एक सारणी बनानी है। एक तरफ लिखना है यातायात के साधन, दूसरी तरफ उनकी संख्या। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी सड़क पर से गुजरने वाले वाहनों में मोटरसाइकिल की संख्या 13 है। इसी प्रकार आप कार भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6। इसी प्रकार आप बाकी साधनों को भी गिन सकते हैं और यहाँ पर सारणी को पूरा कर सकते हैं और दिए गए प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। 4, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता विवरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। ए जो न्यूनतम बार आई है, बी जो अधिकतम बार आई है, सी जो समान बार आई है। 5, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता विवरण सारणी फैज ने तैयार की। लिए गए विकेट में लिखा है 0, मैचों की संख्या है 2, लिए गए विकेट 1, मैचों की संख्या 4। इसी प्रकार लिए गए विकेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैचों की संख्या क्रमशः 6, 8, 3, 5, 1, 1। ए यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है? बी इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? सी इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? डी कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? ई मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों? एफ अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं? इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? आइए सारणी को देखते हैं और कुल विकेटों की संख्या का पता लगाते हैं। आपको पता है कुल मैचों की संख्या है 30। 0 विकेट लिए गए हैं 2 मैच में, 1 विकेट लिया गया है 4 मैच में, 2 विकेट लिया गया है 6 मैचों में, 3 विकेट लिए गए हैं 8 मैचों में, 4 विकेट लिए गए हैं 3 मैचों में। इसी प्रकार आगे भी 0 विकेट लिए गए हैं 2 मैचों में, यानी एक मैच में 0 विकेट, दूसरे में भी 0 विकेट। 1 विकेट लिया गया है 4 मैचों में, यानी
पहले मैच में भी एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक और चौथे में भी एक, यानी 4 विकेट। इसी प्रकार 2 विकेट लिए गए हैं 6 मैचों में, यानी पहले मैच में 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, चौथे में 2, पाँचवें में 2 हैं और छठे में भी 2, यानी कुल 12 विकेट। इसी प्रकार 3 विकेट लिए गए हैं 8 मैचों में, यानी 3 गुणे 8 हो जाएंगे 24 विकेट। 4 विकेट लिए गए हैं 3 मैचों में, यानी 3 गुणे 4 यानी 12 विकेट। 5 विकेट लिए गए हैं 5 मैचों में, यानी 5 गुणे 5 20 विकेट। 6 विकेट लिया गया है एक मैच में, यानी 6 गुणे 1 कुल 6 विकेट। 7 विकेट लिया गया है कुल एक मैच में, यानी 7 गुणे 1 यानी 7 विकेट। यानी आपको 0, 4, 12, 24, 12, 20, 6 और 7 को जोड़ना है कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आइए जोड़ते हैं। 4 और 12 हो जाएगा 16 और 16 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 40। 40 में भी 12 जोड़ते हैं, यानी 52 और 52 में 20, 72। 72 में 6 और 78 में भी 7, यानी कुल 85 विकेट। आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 4, 12, 24, 12, 20, 6, 7। 4 2 6, 6 4 10 तो 12, 6 18, 18 7 25। यहाँ 2 लिखेंगे दहाई के स्थान पे। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, यानी कुल 85 विकेट। निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांव में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। गांव, ट्रैक्टरों की संख्या, एक ट्रैक्टर की आकृति बराबर एक ट्रैक्टर। गांव ए 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रैक्टर। गांव बी 1 2 3 4 5, 5 ट्रैक्टर। गांव सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रैक्टर। इसी प्रकार आप गांव डी ई में ट्रैक्टर को गिन सकते हैं। इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? बी, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? सी, गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? डी, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। क्या वह सही है?
हाँ। 7, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। कक्षा, छात्राओं की संख्या, एक छात्र का चेहरा बराबर 4 छात्राएं। कक्षा एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छात्राओं की कुल संख्या 6 गुणे 4 बराबर 24। कक्षा दो, 1, 2, 3, 4 और आधा, यानी 4 गुणे 4 धन आधा गुणे 4 बराबर 16 धन 2 बराबर 18। कक्षा 3, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 गुणे 4 बराबर 20 छात्राएं। कक्षा 4, 1, 2, 3 और आधा, यानी 3 गुणे 4 और आधा गुणे 4, यानी कुल 14 छात्राएं। इसी प्रकार आप कक्षा 5, कक्षा 6, 7 और 8 भी निकाल सकते हैं। इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? बी, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? सी, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? डी, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? 8, मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार, अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्याएं इस प्रकार हैं। गांव ए 18, गांव बी 36, गांव सी 12, गांव डी 48, गांव ई 18, गांव एफ 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा? बी, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? सी, कामनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी। क्या वह सही है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। 9, 120 विद्यालयी विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। पसंदीदा क्रियाकलाप, विद्यार्थियों की संख्या, खेलना 45, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15। एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया? 10,
एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्णित है। दिन: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लगाए गए पौधों की संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर दंड आलेख खींचा गया है। ए, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या रिक्त स्थान है। बी, पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या रिक्त स्थान है। सी, अधिकतम संख्या में पौधे रिक्त स्थान को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे रिक्त स्थान को लगाए गए। आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है? सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए? क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं? आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही हैं? 11. भारत में बाघों टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता विवरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा इन्हें ठीक कर सकते हैं? वर्ष 2006 बाघों की संख्या लगभग 1400, 2010 1700, 2014 2200, 2018 3000, 2022 3700। यहाँ एक दंड आलेख दिया गया है। शीर्षक है भारत में बाघों की संख्या। बाघों की संख्या वर्ष 2006 होना चाहिए 1400 यानी 1400। 2010 होना चाहिए 1700। 2014 होना चाहिए 2200। 2018 होना चाहिए 3000। 2022 3700। यह सही है, बाकी में गलतियां हैं, इसे ठीक कीजिए। चित्रालेख की ही तरह दंड आलेख भी आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय विधि है। ये समान दूरस्थ दंडों के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाते हैं जिनकी चौड़ाई एक समान होती है। इन दंडों की लंबाइयाँ या ऊंचाइयाँ विभिन्न श्रेणियों की बारंबारताएं होती हैं। प्रत्येक श्रेणी को एक दंड द्वारा दर्शाया जाता है जिसकी लंबाई या ऊंचाई संगत बारंबारता उदाहरणतः व्यय या राशि उदाहरणतः रन
को प्रदर्शित करती है। दंडों के बीच में समान दूरी यह इंगित करती है कि वे स्वतंत्र खड़े हैं तथा ये समान श्रेणियों को दर्शाते हैं। बारंबारता सारणी की तुलना में दंड आलेख अधिक तेजी से आंकड़ों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। एक दंड आलेख को पढ़ने से हम विभिन्न श्रेणियों वर्गों के आंकड़ों की एक ही दृष्टि में तुलना कर सकते हैं। दंड आलेख के लिए उसके आंकड़ों में सम्मिलित न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों को देखते हुए पैमाने का चयन करना चाहिए। उदाहरणतः 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी अथवा 1 इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये, जिससे परिणामतः प्राप्त दंड आलेख कागज या पोस्टर पर ठीक से प्रदर्शित हो सके और देखने योग्य हो। पैमाने के अनुसार इकाई लंबाइयों का चिह्नीकरण 0 से प्रारंभ होना चाहिए। अध्यापक टिप्पणी। आंकड़ा प्रबंधन के अधिगम लर्निंग का मुख्य बिंदु यह है कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे विद्यार्थी किसी परिकल्पना की जांच करने या विशिष्ट निर्णय लेने के लिए एक विशिष्ट प्रश्न या जांच के उत्तरों को ज्ञात करने में समर्थ हो जाएं। इसी बिंदु को आंकड़ों के संग्रह, संगठन और विश्लेषण के अभ्यास अवसरों को प्रदान करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। 4.5 कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार। पिछले अनुच्छेद में वर्णन किए गए चरणों के अतिरिक्त आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाने के लिए कुछ अन्य अधिक कलात्मक और सौंदर्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन जाएं। जब आंकड़ों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख, चित्रालेख आदि का प्रयोग किया जाता है, तब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों को इच्छित स्थान पर उचित प्रकार से रखा जाए। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यह कार्य उपयुक्त पैमाना चुनकर किया जा सकता है। यह भी वांछनीय है कि आंकड़े दिखने में आकर्षक और सरलता से समझने योग्य हों, जिससे उसे देखने वाला उससे दी जाने वाली सूचना को आसानी से समझ सके। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यहाँ एक सारणी दी जा रही है जिसमें प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम के साथ उसकी संगत ऊंचाई मीटर में दी गई है। महाद्वीप, सबसे ऊंचे पर्वत, ऊंचाई। एशिया एवरेस्ट 8,848 मीटर। दक्षिणी अमेरिका एकोंकागुआ 6,962 मीटर। उत्तरी अमेरिका देनाली 6,194 मीटर। अफ्रीका किलिमंजारो 5,895 मीटर। यूरोप एलब्रस 5,642 मीटर। अंटार्कटिका विंसन मैसिव 4,892 मीटर। ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को 2,228 मीटर। माउंट एवरेस्ट माउंट कोसियुस्को से कितना ऊंचा है? क्या माउंट देनाली और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाइयों में बहुत अधिक अंतर है? इन तथ्यों को संख्याओं की सारणी से देखना इतना सरल नहीं है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हम संख्याओं के इस सारणी को एक दंड आलेख के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 102 पर दर्शाया गया है। यहाँ प्रत्येक मान को एक क्षैतिज दंड
के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये स्वयं के द्वारा निरूपित संख्याओं के अनुसार लंबे या छोटे हैं। इनसे एक ही दृष्टि में इन पर्वतों की ऊंचाइयों की तुलना करना सरल हो जाता है। आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 102। यहाँ देख सकते हैं इस पृष्ठ पर दिए गए इस चित्र में इन पर्वतों की ऊंचाइयों के बीच का अंतर देखना सरल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं देनाली किलिमंजारो पर्वत के बीच ऊंचाई का अंतर ज़्यादा नहीं है। ये दंड ऊंचाइयां दर्शाते हैं, अतः इस चित्र को इस प्रकार घुमाया जाए कि ये दंड पर्वत ऊर्ध्वाधर हो जाएं। इस तरह ये दंड पर्वत अधिक ध्यानाकर्षक एवं समझने में सरल होंगे। ऊर्ध्वाधर दंडों वाला दंड आलेख स्तंभ आलेख कॉलम ग्राफ भी कहलाता है। स्तंभ में खंभे पिलर्स हैं जिन्हें आप किसी भवन में छत को टिकाए रखते हुए देख सकते हैं। नीचे इन ऊंचे पर्वतों की सारणी के लिए एक स्तंभ आलेख दिया गया है। इस स्तंभ आलेख से इन पर्वतों की ऊंचाइयों की तुलना करना तथा इनका चित्रण करना सरल हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ है स्तंभ आलेख। सामान्यतः आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाना अधिक सहज एवं विचारोत्तेजक है। जिन ऊंचाइयों को भूमि तल से ऊपर की ओर मापा जाता है उन्हें ऊर्ध्वाधर दंडों या स्तंभों द्वारा दर्शाना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार वे लंबाइयों जो भूमि के समांतर हैं, उदाहरण पृथ्वी पर किन्हीं स्थानों के मध्य दूरियां, उन्हें प्रायः क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेखों से दर्शाना अधिक उपयुक्त है। आइए पता लगाएं। 1. यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाना चाहते हैं तो क्या आप क्षैतिज दंडों वाले आलेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आलेख का? क्यों? 2. यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख में से किसको प्राथमिकता देंगे? क्यों? इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा फिर संगत सारणी और दंड आलेख बनाइए। किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां हैं? इन्फोग्राफिक्स। जब दंड आलेखों जैसे आंकड़ों के चित्रीकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है तो ये सूचना ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। इन्फोग्राफिक्स का उद्देश्य आकर्षक दृश्यों का उपयोग करके सूचना को और अधिक स्पष्ट और शीघ्रता से आकर्षक तरीकों से संप्रेषित करना है। उदाहरण के रूप में उपयुक्त उल्लेखित प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची को देखते हैं। हमने पर्वतों को और अधिक सूचनीय बनाने के लिए क्षैतिज के स्थान पर ऊर्ध्वाधर खंडों का प्रयोग किया, परंतु हम आयत के स्थान पर त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पर्वत के समान दिखाई देते हैं। साथ ही हम इनमें रंगों का भी संयोजन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यह इन्फोग्राफिक प्रथम दृष्टि में अधिक आकर्षक और सुझावित दिखाई देता प्रतीत हो सकता है।
वहीं इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। पहले दंड आलेख का हमारा लक्ष्य विभिन्न पर्वतों की ऊंचाइयों को उपयुक्त ऊंचाइयों के दंडों के माध्यम से दर्शाया है, परंतु इन दंडों की चौड़ाइयाँ समान होनी चाहिए। समान चौड़ाइयों का उपयोग करने का उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करना था कि हम केवल ऊंचाइयों की तुलना कर रहे हैं, परंतु इस इन्फोग्राफिक में ऊंचे त्रिभुज चौड़े भी अधिक हैं। क्या ऊंचे पर्वत सदैव चौड़े होते हैं? यह इन्फोग्राफिक एक अतिरिक्त सूचना भी दे रहा है, जो भ्रामक हो सकती है या गलत भी हो सकती है। अकस्मात कभी-कभी अधिक आकर्षक चित्र सूचना के स्तर पर भ्रामक भी कर सकते हैं। इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए तथा आलेख को चित्रीय रूप से और अधिक उत्प्रेरक और सांकेतिक बनाने के लिए हम इन पर्वतों के आकारों में और अधिक परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि वे और पर्वतों जैसे दिखें। इसके साथ ही ऊंचाइयों को वहीं रखते हुए अन्य विवरण भी जोड़ सकते हैं। उदाहरणतः हम एक काल्पनिक पर्वत श्रृंखला की रचना कर सकते हैं, जिसमें ये सभी पर्वत सम्मिलित हों। क्या अगले पृष्ठ पर दिया गया इन्फोग्राफिक समान चौड़ाई वाले आयताकार स्तंभों वाले दंड आलेख से उत्तम है? ये पर्वत अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु क्या यह चित्र सही है? उदाहरणार्थ, एवरेस्ट एलब्रस की तुलना में दोगुना लंबा प्रतीत होता है। एवरेस्ट एशिया 8,848, एलब्रस यूरोप 5,642 मीटर। क्या यह इसका दोगुना है? नहीं। 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च पर्वत चोटियां। 5,642 गुणे 2 क्या है? निश्चित ही यह 8,848 नहीं होगा। आंकड़ों को दृश्य रूप से आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए कि जो चित्र हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं वे हमें तथ्यों के विषय में गलत जानकारी तो प्रदान नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः इन्फोग्राफिक्स को बनाते या पढ़ते समय सावधानी रखना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने वांछित श्रोताओं को भ्रमित नहीं करें और न ही स्वयं भ्रमित हों। सारांश: तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरण जो उन वस्तुओं के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। सरलतम रूप से विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए आंकड़ों को मिलान चिन्हों का उपयोग करके एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया जा सकता है। विशिष्ट मान, मापन अथवा प्रेक्षण जितनी बार प्रकट होते हैं, वह संख्या उतनी बारंबारता कहलाती है। चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में दर्शाते हैं। प्रत्येक चित्र एक बारंबारता को दर्शाता है, जो एक या एक से अधिक हो सकती है। इसी को चित्रालेख का पैमाना या स्केल कहा जाता है तथा इसे अवश्य ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। दंड आलेखों में समान चौड़ाई के दंड होते हैं, जिनमें लंबाई या ऊंचाई उनके प्रकट होने की बारंबारता सूचित की जाती है। लंबाई या ऊंचाई को बारंबारता में बदलने वाले स्केल को पुनः निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आंकड़ों के विषय में सही और प्रभावी वांछित सूचनाएं देने के लिए तथा आलेख को चित्रीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए चित्रालेख या दंड आलेख के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनना महत्वपूर्ण है। एक आलेख के अन्य पहलू भी उसके प्रभावीकरण
और चित्रीय आकर्षण में योगदान प्रदान करते हैं, जैसा कि किस प्रकार रंगों का उपयोग किया गया है, साथ में कौन कौन से चित्र खींचे गए हैं, तथा यह कि क्या दंड क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है। ये पहलू आंकड़ा प्रबंधन प्रस्तुतिकरण के कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्षों के संगत हैं। यद्यपि आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को अधिक आकर्षक या फैंसी बनाना कभी कभी भ्रामक होकर गलत धारणा पर पहुंचा सकता है। चित्रालेखों और दंड आलेखों को सही पढ़ने से हम प्रस्तुत आंकड़ों को तुरंत ही समझ सकते हैं तथा उनके विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।